वेलकम स्टूडेंट। आज हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की नवी क्लास है स्टूडेंट। पिछली 8 क्लासेस में हम जो लेसन नंबर 1 था और उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम क्लियर कर चुके। मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। मतलब जो भी इसमें न्यूमेरिकल थे, जो डेरिवेशन थी, जो भी इसके अंदर डेफिनेशन थी, वो हमने क्लियर कर लिए स्टूडेंट। मेरे कुछ बिजी होने की वजह से स्टूडेंट कुछ 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ पाई है, और आज से मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट कि आपको डेली वीडियो मिल सके। ठीक है, डेली क्लास आपको मिल सके मेरी। ओके स्टूडेंट, चलिए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 ही है हमारा स्टूडेंट। ये भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 2 चैप्टर को एक चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, 2 चैप्टर है, जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है और वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की किरणें, उन दोनों को मिक्स करके एक चैप्टर बनाया गया। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लेसन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। ये हमारा लेसन नंबर 1 ही है और इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ आपके लिए। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारे इसके, इसी पार्ट 2 का नाम क्या है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की किरणें। स्टूडेंट ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम जरूर मिलता है आपको। 99% चांस है स्टूडेंट इसमें से एक डेरिवेशन आने के, जो कि मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। गॉस की किरणें भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो 2 नंबर में पूछी जाती है। और जो गॉस के अनुप्रयोग है उनमें से आपको एक अनुप्रयोग हर साल जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। 100% एक अनुप्रयोग आना ही आना है एग्जाम में। तो स्टूडेंट इस चैप्टर को थोड़ा आप ध्यान से समझ लें, और न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है 1 नंबर में। तो चलिए स्टूडेंट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वैद्युत फ्लक्स के बारे में कि वैद्युत फ्लक्स है क्या। देखिए स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो फिजिक्स की, तो ये जो भी क्लासेस हो रही हैं हमारे चैनल पर, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे आज। स्टूडेंट वैद्युत फ्लक्स से बताने से पहले, वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया था। क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं। मैंने आपसे कहा था वैद्युत बल रेखाएं +q आवेश से शुरू होकर -q आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है, और वो एक निष्कोणीय काल्पनिक वक्र बनाती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या बनाती है, एक काल्पनिक वक्र बनाती है। ठीक है, तो ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। ठीक है, देखिए वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट। मान लीजिए कोई आवेशित पिंड है, या इंग्लिश में उसको चार्ज बॉडी बोल सकते हैं। ओके, ये कोई आवेशित पिंड है, क्यों, इनमें से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है। इस तरीके से वैद्युत बल रेखा बाहर निकल रही है। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही है। तो इस चार्ज बॉडी में से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ पर लंबवत होंगी, ये जो चार्ज बॉडी ली है हमने, इस पर क्या होंगी, लंबवत होंगी, और इस पृष्ठ के साथ वे सारी की सारी इन लंबवत बल रेखाओं की संख्या को माप को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन होगी। यदि जब किसी, मान लीजिए कोई हमने यहाँ पे आवेशित पिंड लिया है, इनमें से ये सारी की सारी क्या वैद्युत बल रेखा है, इनमें से जितनी भी लंबवत पृष्ठ पर लंबवत हैं और जो बाहर की ओर निकले, इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को माप को ही हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए दूसरी बात वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स के अगर प्रकार की बात की जाए, तो स्टूडेंट दो प्रकार की होती है वैद्युत फ्लक्स के। 2 प्रकार है, एक कौन सा, धनात्मक फ्लक्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, ऋणात्मक फ्लक्स। अब स्टूडेंट समझिए इसको, धनात्मक फ्लक्स क्या होता है और ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है। देखिए धनात्मक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं पहले। यहाँ पर भी स्टूडेंट हमने क्या ली थी, जो यहाँ पर चार्ज बॉडी ली गई थी वो कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज पर है। तो यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या कोई आवेशित पिंड है जिसका क्या है, धनात्मक आवेश है। अब मैंने आपको क्या बताया, इनमें से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को माप को हम क्या बोलेंगे,
यहाँ पर धनात्मक फ्लक्स बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है। दूसरा क्या, ऋणात्मक फ्लक्स के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर मान लीजिए तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बॉडी है कोई, ठीक है, तो इसमें जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही है और जो पृष्ठ पर लंबवत होंगी, मतलब इस चार्ज बॉडी में प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाएं जितनी भी पृष्ठ के लंबवत होंगी तो सारे वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे ऋणात्मक फ्लक्स कराएंगे। ओके स्टूडेंट, यानी मैंने आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जो लंबवत होंगी पृष्ठ के, मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी उनकी उन संख्याओं की माप को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक फ्लक्स और दूसरा होता है ऋणात्मक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में स्टूडेंट हम बात करेंगे। मैं आपको अभी स्टूडेंट मैंने आपको जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो फिजिक्स की, मैंने उसमें आपको समझाया था कि मैं पहले आपको हर चैप्टर के बेस के बारे में समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, बेस क्लियर होने के बाद में मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, तो आप नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि जब आपके पास नोट्स होंगे तो आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट की तैयारी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि स्टूडेंट की तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए और जो आने वाला एग्जाम है 2022 में उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरी इस क्लास को जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, उन सबको आप शेयर कर दे रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में जो इंटर में है तो तैयारी करें, मतलब इसको पढ़ते रहे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद में स्टूडेंट जो चैप्टर का बेस चल रहा है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा घन कोण के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। घन कोण क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, घन कोण के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ओके स्टूडेंट, थोड़ा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को भी समझते रहें, क्योंकि आगे जो अगर हम बीएससी करते हैं या कोई भी मतलब आगे चलकर अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्या स्टूडेंट आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसके टर्मिनोलॉजी उसको भी आप पढ़ते रहें। घन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको यहाँ पे सपोज करिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ठोस है यानी गोला है, इसका अगर इतना भाग कट कर दिया जाए, ये इस तरीके से, इसका शेप इस तरीके से ले लिया जाए, ठीक है, तो ये जो भाग है इसका, जिसका ये पार्ट है, इसके अंदर जो कोण बनेगा वो घन कोण कहलाएगा। ठीक है, और ये जो डी लिया मैंने इसके, ये ओमेगा स्टूडेंट, ये इसको डब्ल्यू नहीं समझे, ये ओमेगा लिया मैंने इसके साथ। ठीक है, डी ओमेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इसका घन कोण कहलाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट इसके बारे में अगर ये मतलब जनरली समझ पाए तो, यानी साधारण भाषा में कि जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज का अगर हम उसको काट कर देखते हैं, मतलब एक पीस निकाला उसका इस तरीके से, तो वो घन कोण के शेप का हो जाता है। तो इसका जो ये एंगल कहलाएगा, ये डी ओमेगा कहलाएगा, ये घन कोण कहलाएगा। और डी जो लिया गया है डी, देखो डिफरेंशिएट पार्ट है ये ओमेगा का, क्या मतलब ये क्या डिफरेंशिएट पार्ट है। डी जिस किसी के साथ भी लिया था, यानी एक बहुत छोटी वैल्यू के लिए डी लिया जाता, उसका हम वहाँ पर क्या करते हैं, अपल कर देते हैं, यानी छोटी वैल्यू ले आती है। क्या था, गोला इतना बड़ा था, उसका एक हमने छोटा पार्ट ले लिया, तो इसलिए इसके साथ में हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। इसमें देखो डी ओमेगा की वैल्यू को आप याद रखिए, क्योंकि आगे हम डेरिवेशन करने वाले हैं गॉस की फिर में, तो उसमें आपको इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। डी ओमेगा का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी डी ओमेगा इसके बराबर होता है। और एक ओमेगा की वैल्यू की अगर बात की जाए तो एक ओमेगा का मान होता है 4 पाई रेडियन के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यू आप याद रखें घन कोण के बारे में समझता हूँ अच्छे से, आपकी समझ में आ गया होगा क्या होता है घन कोण। ओके स्टूडेंट, डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के। और ओमेगा की वैल्यू की बात की जाए तो स्टूडेंट वो होती है 4 पाई। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट घन कोण पढ़ने के बाद में, उसके बाद में मैं आपको एक डेरिवेशन कराऊंगा गॉस की फिर में, जो कि जो स्टूडेंट मतलब तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा कि जो गॉस की फिर में है वो एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, यानी ज्यादा मोस्टली पूछी जाती है। और ये नहीं आती है किसी वजह से स्टूडेंट, तो 5 नंबर में आपको जो गॉस के अनुप्रयोग हैं स्टूडेंट, पहले तो 7 अनुप्रयोग थे, अब 3 अनुप्रयोग है बस, तो उन तीनों में से आपको 100% मिलना, आपको एक अनुप्रयोग। ओके स्टूडेंट, तो जो गॉस के अनुप्रयोग है आप उसको ध्यान से समझें। चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में ज्यादा बेस नहीं है, पर बस यही था। अब मैं आपको यहाँ पे, आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए, जल्दी से नोट्स बनाने से शुरू कीजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ, जिससे
अब अपनी नोटबुक में नोट करना शुरू कर दीजिए। नोटबुक पर डालिए आप अपना लेसन नंबर 1 पार्ट 2 वैद्युत तथा गॉस की फिल्में। ठीक है स्टूडेंट, पहले मैं आपको डेफिनेशन लगवाया था वैद्युत की, और उसके बाद में घनकोण, और उसके बाद में आपको गॉस की फिल्में कराने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हेडिंग डालिए आप सबसे पहले वैद्युत। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे वैद्युत। इसके डायग्राम के बारे में देखिए स्टूडेंट, वैद्युत मैंने अभी बताया था ना। तो मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ये स्टूडेंट ये पूरा हमारा मतलब इसका पूरा सरफेस ले सकते हैं, लेकिन हम उसमें एक छोटा सा सरफेस ले लिया हमने ये। और ये क्या पृष्ठ पर क्या है, लम्ब है, और ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, हम ये बोलेंगे। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या है, थीटा। ठीक है, और यहाँ प्लक्सों की संख्या क्या होगी स्टूडेंट, कंपोनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर कितनी है, ई कोस थीटा। और स्टूडेंट इधर इसकी बात की जाए तो ये कितनी होगी, ई साइन। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट इस एरिया की बात मैंने आपसे कहा कि इसको भी हम पूरा सर्वे दे सकते हैं। ये पूरा हमारा जो बोर्ड है ये भी पूरा एक तरह से, लेकिन हम यहाँ पे स्मॉल सर्वे लिया है, इसको हम क्या बोल देंगे, बी ए बोल देंगे। डिफरेंशिएट पार्ट मैंने अभी आपको बताया था, डिजिट के साथ दे दे। डिफरेंशिएट पार्ट है एक, मतलब ये जो पूरा बोर्ड है हमारा, इसका जो एरिया हो जाएगा वो ए हो जाएगा, और जो हमने एक छोटा सर्कल लिया है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ उसकी। ओके स्टूडेंट, नोट कीजिए इसकी डेफिनेशन को। देखिए स्टूडेंट क्या है डेफिनेशन, देखिए इसकी, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबत, क्या है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, मान लीजिए मैंने स्टूडेंट यहाँ पे एक सर्फेस लिया था नहीं, तो इसमें उपस्थित अभिलंबत गुजरने वाली कुल क्षेत्र, कोई क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अभिलंबत कौन सी गुजर रही है स्टूडेंट, ये गुजर रही है, गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या बोलेंगे, वैद्युत प्लस बोलेंगे। स्टूडेंट मैंने आपसे क्या कहा था, जितनी भी पृष्ठ से अभिलंबत वैद्युत वाली रेखाएं निकलेंगी उन सब बल रेखाओं की संख्या की माप भी वैद्युत प्लस कहलाती है। और स्टूडेंट इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश के बारे में आपको बता चुका हूँ। अदिश राशि वे राशि होती है जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, और सदिश राशि वे होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, इसी के, और देखो यहाँ पर जैसे ई के ऊपर वेक्टर लगाया मैंने, ई क्या है यहाँ पर सदिश राशि, और वेक्टर जो लग रहा है ना, ये जो लग रहा है ये वेक्टर भी उसी के ऊपर लगेगा जो सदिश राशियां हैं। ऐसे यहाँ पर इसकी बात की जाए फ्रेंड, तो ये भी एक सदिश राशि है जो डी है। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन आपकी समझ में बहुत अच्छी से आ गई होगी। आप इस डायग्राम को देखकर भी बोल सकते हो। वैद्युत क्या बोला है, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत प्लस कहते हैं, इसको पाई से प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट अभिलंबत गुजरने वाली फ्लक्स की संख्या कितनी होगी, फ्लक्स के बारे में देखिए कितना होगा, पाई ई बराबर स्टूडेंट अभिलंबत गुजरने वाली क्या, ई की संख्या तो ये है ई कोस थीटा इंटू क्या है, डी ए। स्टूडेंट इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पाई ई बराबर ई इंटू डी ए कोस थीटा। अब फ्रेंड यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट के माइंड में ये आ जाता है कि हमने यहाँ पर कोस थीटा कंपोनेंट क्यों लिया, हमने ये कंपोनेंट जो ये है ये साइन थीटा क्यों नहीं लिया। स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, लैंग्वेज में लिख रहा अभिलंबत कौन सी वाली रेखा निकलनी है, ये वाली, तो इसमें कोस थीटा लिया जाएगा, साइन थीटा नहीं लिया जाएगा। साइन थीटा हम यहाँ पर नहीं ले लेंगे, कोस थीटा लेंगे हम। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए उसको हम, और वैसे भी जो दिशा होती है ना उसके पास वाला जो कंपोनेंट होता है उसी को लिया जाता है।
तो यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई है, इसके पास वाला कंपोनेंट यही है, ठीक है, ये दूर है इसके, इसलिए इसको लिया जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो इसका यहाँ पर कोण दिया गया है इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ये कोण खत्म कर दें और वेक्टर लगा लेंगे इसके ऊपर, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, तो पाई बराबर ये भी आ जाएगा। स्टूडेंट ये जो डी ए लिया मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल, इसको हम इस सरफेस को हमने जो एरिया मैंने डी ए माना इसको हम डी एस भी मान सकते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एस दिया गया है, और डी ए भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट इसकी अगर विमा की बात की जाए, विमा की और मात्रक की, क्योंकि इसकी विमा और मात्रक ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में, मतलब विमा तो नहीं पूछी गई थी, लेकिन मात्रक उसका 2019 में भी पूछा गया था, लेकिन थोड़ा चेंज करके पूछा गया था, तो आपको मात्रक भी अच्छे से मालूम होना चाहिए। और विमा का स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं विमा के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, तो वो वीडियो स्टूडेंट बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, आप सिर्फ 2 सेकंड में या 3 सेकंड में विमा निकालने सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मात्रक भी वहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये वैद्युत फ्लक्स की संख्या आ गई, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, मतलब ये संख्या आ गई ई cos थीटा इंटू डी ए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, इसकी अगर मात्रक की बात की जाए तो देखिए फॉर्मूला क्या है, ई इंटू डी ए, ये तो फॉर्मूला है और से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जब मात्रा निकालना तो मैं मात्रा निकालना सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रक क्या बताया था मैंने आपको, न्यूटन प्रति कूलम। ओके, क्षेत्रफल की मात्रा की बात की जाती क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, न्यूटन, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता, तो मात्रक पूरा क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक हो गया, किसका, वैद्युत फ्लक्स का। तो स्टूडेंट इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, हिंदी में लिखवाया था स्टूडेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब फ्रेंड ऐसी इसकी विमा निकाल सकते हैं हम। विमा निकालने के लिए देखिए, जैसे फाई बराबर जो इसका फॉर्मूला दिया गया है, मैं आपको विमा फॉर्मूले से ही निकलवाऊंगा, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए, मात्रक भी याद हो जाए, विमा भी याद हो जाए। तो इसलिए मैं आपको ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको मात्रक और विमा और फॉर्मूला तीनों क्लियर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आप फॉर्मूला याद हुआ तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। मात्रक और विमा आपकी मतलब एग्जाम में जरूर आती है, एक मात्रक और एक विमा आपका 100% पूछा जाएगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें एक मात्रक और एक विमा, वरना आपको जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है, तो ये भी आपका आना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की अगर विमा की बात की जाए स्टूडेंट, तो वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले को हम इसके देखिए, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू में लिख सकते हैं हम इसको, क्षेत्रफल है इसको ऐसे रहने दीजिए आप। क्षेत्र बल की विमा बताइए, मैंने आपको कहा था बल की विमा याद कर लें, इंपोर्टेंट है ये आपको याद करनी होगी। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एल स्क्वायर होती है, और जो आवेश की विमा होती है वो एटी होती है स्टूडेंट, ठीक है। आवेश की विमा क्या होती है, एटी। अब इसी को सॉल्यूशन करके बता सकते हैं हम कि इसकी विमा क्या आएगी। देखिए क्या आने वाली है इसकी विमा, एम तो ऐसी रहेगा, एल की पावर देखो एक ये है और दो ये है, तो कितनी होगी, एल की पावर 3 हो गई है, टी की पावर भी कितनी हो जाएगी, ऊपर आएगा ये प्लस की 1 है टी पर, ऊपर आएगा माइनस की, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ए की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो ये इसकी क्या होती है, विमा होती है स्टूडेंट, इसकी वैद्युत फ्लक्स की। ये इतना आप वैद्युत फ्लक्स के बारे में याद कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें से आपको एक ना, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, आपको 100% ये क्वेश्चन मिलेगा। आपसे पूछ सकता हूँ कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है। एग्जाम में ये पूछा गया, तो आप याद रखिए वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूसरी बात, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। एक मात्रक और होता है, इसका वोल्ट मीटर होता है स्टूडेंट, इसका एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। कैसे होता है वोल्ट मीटर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसका मात्रक, तो थोड़ा चेंज करके पूछ लिया था वोल्ट मीटर, जिसमें मोस्ट स्टूडेंट क्या करके आए थे, उसको इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, क्योंकि उनको ये मालूम होता सभी को कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम मात्रक होता है इसका, लेकिन एक मात्रक और इसका वोल्ट मीटर, वो कैसा होता है वो देखिए। वैद्युत क्षेत्र की मात्रक की बात की जाए, आपसे यदि फॉर्मूला क्या था, फाई बराबर ईडी, ओके। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ये और होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम तो होता ही है इसका मात्रक, वोल्ट मीटर भी होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मीटर से मीटर कैंसिल, तो मात्रक क्या आ गया, वोल्ट मीटर। तो इस तरीके से इसका एक मात्रक ये और था, वोल्ट मीटर, जो कि 2019 में ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आप पेपर उठा करके चेक कर सकते हैं।
कि जो 2019 का पेपर जो ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन ये था, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपसे पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स के बारे में लिख लिया स्टूडेंट। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या वाला, मैंने आपको पढ़ाया था घनकोण के बारे में, तो घनकोण के बारे में लिख लीजिए, घनकोण क्या होता है। ये आपको स्टूडेंट इतना इंपोर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा था, आपको बस उसकी वैल्यू याद रख लें। वैल्यू मैंने आपको बताया, मतलब डी ओमेगा का जो मान होता है डी कोसेट अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है, और दूसरी बात ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, 4 पाई के बराबर होती है। जो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है वैद्युत फ्लक्स, मतलब वैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ लिया, गॉस की पिरामिड, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी गई है स्टूडेंट। ठीक है, 2 नंबर में आती है गॉस की पिरामिड। गॉस की पिरामिड क्या होती है इसको देख लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, अब किसके बारे में बात करेंगे, गॉस की पिरामिड के बारे में बात करेंगे। गॉस की पिरामिड क्या होती है, गॉस की पिरामिड किसे बोलते हैं वो भी लिखवाया था हम आपको। अगर एक नंबर में पूछा है तो आप ओनली गॉस की पिरामिड के बारे में लिख दें, और सिर करने को बोले तो आप उसको सॉल्यूशन करके देखा। देखिए क्या है गॉस की पिरामिड। ठीक है स्टूडेंट, गॉस की पिरामिड के बारे में बात करें हम, गॉस की पिरामिड क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन जो होती है इसमें यह है कि किसी बंद आकार के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लीजिए स्टूडेंट कोई भी बंद आकार का पृष्ठ है, ये मान लीजिए बंद आकार का पृष्ठ है, मैंने कहा किसी बंद आकार के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे क्या गुजर रहा होकर वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है इस पृष्ठ के अंदर, इससे उपस्थित इसके अंदर मान लीजिए आवेश के रखा क्यों रखा है, इसका जो होता है 1/ε0 गुना होता है आवेश का। ये इस तरीके से इस वाले आवेश का क्या 1/ε0 गुना, ये क्या क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। ये जो वैद्युत फ्लक्स है इसका क्यू का क्या 1/ε0 गुना होता है। यही क्या होती है गॉस की पिरामिड होती है ओनली। एक नंबर में पूछा है तो आप इतना लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखकर उसकी डेफिनेशन लिखकर छोड़ देंगे। लेकिन आपसे सिद्ध करने को बोले तो आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना होगा, ये फॉर्मूला सिद्ध करना होगा। ये जो निकल कर आएगा वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स निकल कर आएगा पाई बराबर क्या निकल आएगा Q/ε0। देखिए स्टूडेंट चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ इसकी डेफिनेशन। देखिए स्टूडेंट क्या है गॉस की पिरामिड, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है गॉस की पिरामिड। इसी को हम सिद्ध करेंगे। एक हम चलेंगे कोई बंद पृष्ठ लेंगे, उसमें से जो पृष्ठ की संख्या निकल आएगी वो पाई बराबर क्या Q/ε0, ये आपको प्रूव करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम कुछ मतलब सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अगर आपसे एक नंबर में ये पूछा है ओनली बस कि आप गॉस की पिरामिड लिखिए, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखकर और ये फॉर्मूला लिखकर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको सिद्ध करने को 2 नंबर में पूछा है तो आप उसका पूरा निगमन करेंगे। क्या एक बंद आकार का प्रश्न लेंगे, मान लीजिए कि कोई बंद पृष्ठ है स्टूडेंट, इसका जो एरिया है स्टूडेंट वो कितना है ए। जो हमने ये बंद पृष्ठ लिया है उसका एरिया कितना लिया हमने ए। यहाँ पर ओ बिंदु है जिस पर +Q कूलाम का आवेश उपस्थित है। ओके स्टूडेंट, यहां से r दूरी पर
कितनी दूरी पर स्टूडेंट? आर दूरी पर। ये आर दूरी आ गई, यहाँ पर एक बिंदु पी है और इसके बीच में जो घनकोण है यहाँ का ये क्या डी होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर गोले का हम एक पार्ट इस तरीके से काट दें, जो यहाँ पर इसके यहाँ पर जो कोण बनेगा ये घनकोण कहलाता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट आ गए, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और यहाँ पे क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है स्टूडेंट। पूरा जो एरिया है इसका पृष्ठ का वो तो ए है, लेकिन अगर इस एरिया की बात की जाए इस वाले की, तो वो कितना है? डी है। इनके दोनों के बीच में कोण जो बनना है वो क्या है? थीटा है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? इसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला था, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला एक बंद पृष्ठ ले लिया हमने, वो बिंदु पर हमने क्या संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश एक आवेश ले लिया हमने, आर दूरी पर पॉइंट पी लिया हमने। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और ये जो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की और क्षेत्रफल की दोनों की दिशा जो है एक ही डायरेक्शन में मतलब एक ही दिशा में है और इनके बीच में बनने वाला कौन सा है? थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम इसका निगमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं निगमन। जो स्टूडेंट आपने इसमें डायग्राम में बनाया वही चीज लिख दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि जो आप डायग्राम बनाते हैं ना उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में लिख दीजिए। क्या है? माना क्या स्टूडेंट, माना कोई बंद, ये क्या है? एक बंद पृष्ठ है, यहाँ पर ओ बिंदु पर प्लस 2 कूलम का आवेश उपस्थित है और आर दूरी पर बिंदु पी है। ठीक है, और बिंदु पी पर क्या है? बिंदु पी पर क्षेत्रफल अब क्या है? डी ए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ई वेक्टर है। पहले हम स्टूडेंट डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे जो डीए से होकर गुजरेगा, फिर हम पूरे से निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, मैं इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूँ, स्टूडेंट समझते हैं इसको। क्या है? मैंने आपको बताया स्टूडेंट, माना ओ बिंदु पर प्लस 2 कूलम का आवेश उपस्थित है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, पी स्थित है, जिसके चारों ओर बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल है। क्या बिंदु पी जो है चारों ओर से एक, मैंने आपको बताया लघु क्षेत्रफल लिया हमने, एक छोटा क्षेत्रफल लिया है, डिफरेंशिएट पार्ट लिया हमने ए का। पूरा क्षेत्रफल तो ये था ना, तो ए का डिफरेंशिएट पार्ट हमने डीए ले लिया, तो चारों ओर से डीए से क्या बिंदु पी घिरा हुआ है। इसलिए स्टूडेंट पहले हम जो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जो इतने पार्ट का निकालेंगे पहले। अगर डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए फ्लक्स रेखा को डी पाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर हो जाएगा स्टूडेंट। मैंने आपको बता दें यहाँ पर वेक्टर लग रहा है स्टूडेंट, दोनों एक ही दिशा में है और इनके बीच में कोण जो दिया गया वो क्या दिया गया स्टूडेंट? थीटा दिया गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं ई डी ए कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, तो डी फाई बराबर कितना निकल कर आ गया? ई इंटू डी ए कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? डी फाई। यानी इस पर जो हमारा वैद्युत फ्लक्स लाना है हमें यहाँ पर, तो बिंदु पी चारों ओर से घिरा हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल में डी लिया था इतना वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया हमने। संपूर्ण निकालेंगे तो बाद में हम उसको क्या मान लेंगे? हम पाई मान लेंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं स्टूडेंट, हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है हम निकाल चुके हैं पहली पर। हम जानते हैं कि देखिए स्टूडेंट क्या जानते हैं कि E बराबर जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। स्टूडेंट ये किसका मान होता है? E का मान होता है। इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई का मान क्या होगा स्टूडेंट? डी फाई बराबर E की जगह पे जो E का मान स्टूडेंट ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, तो ये E की जगह पे आ जाएगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में क्या डी ए। ओके फ्रेंड, आगे देखिए स्टूडेंट इसका मान निकल कर आ गया, डी फाई का निकल कर आ गया। इसको स्टूडेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी फाई को क्या? डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू और डी ए कोस थीटा अपॉन में आर। लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से हमने लिख लिया इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अलग को अलग ले लिया और डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को अलग ले लिया। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि मैं आपको इसकी वैल्यू बता चुका हूँ, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होता है? तो आप बता दीजिए, चूंकि डी ए कोस थीटा
अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, डी ओमेगा की वैल्यू होती है। इसलिए जो वैल्यू फ्लक्स होगा पी पाई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, और यह क्या आ जाएगा स्टूडेंट डी ओमेगा। ये डी कोस थीटा का जगह पूरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे डी ओमेगा आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे ही निकाल लिया ये डी एस ओ को लेने वाला वैल्यू फ्लक्स। और जब संपूर्ण वैल्यू फ्लक्स निकालते हैं ना स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई छोटी वैल्यू ले रही हो तो उसका हमने डिफरेंशिएट पार्ट ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं। और जब किसी का संपूर्ण लेना होता है, ये पूरा निकालना होता है, कुल वैल्यू फ्लक्स निकालना है यहाँ पर हमें, तो वहां पर हम उसके लिए वहां पर हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो संपूर्ण वैल्यू फ्लक्स क्या होगा, चलिए स्टूडेंट पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बाद में मैं रेस्ट करके बाद में कराया था संपूर्ण वैल्यू फ्लक्स क्या निकल कर आएगा। आप इतना समझ लीजिए, देखिए डीएस होगा गुजरने वाला वैल्यू फ्लक्स डी पाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में दोनों ही सदिश आते हैं। देखिए, और इन दोनों को सदिश को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे सदिश गुणन के ले लेंगे, cos थीटा ले लेंगे यहाँ पर। ओके, हम जानते हैं कि ई का मान जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर होता है। इसलिए ई की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे पूरी, और डी cos थीटा ऐसे रहेगा। इसको हमने थोड़ा इस तरीके से लिख लिया डी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर में, क्योंकि ये जो मान होता है वो डी ओमेगा का होता है। इसलिए डी पाई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू में क्या डी ओमेगा। अब संपूर्ण वैल्यू फ्लक्स निकालते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे कराता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट मैं आपसे फिर बार बार बोल रहा हूँ कि आप नोट जरूर बनाते हुए चलें, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट इंपोर्टेंट है। आप जिस क्वेश्चन को मैं आपसे बोलूँ एग्जाम के लिए, आप उसको अच्छे से तैयार करते हुए चलें, नोट्स में भी लिख लें अपने ये। ओके, और किसी वजह से ये स्टूडेंट नहीं आता है तो आपको 5 नंबर में गॉस का अनुप्रयोग आपको 100% मिलने वाला है, वो मैं आपको कल कराऊंगा। आज स्टूडेंट में ये क्वेश्चन कराने के बाद में अपनी क्लास को मैं आज यहीं पे खत्म कर दूंगा। ओके, कल जो मैं आपको कराऊंगा वो गॉस के अनुप्रयोग कराऊंगा, ठीक है, जिनमें से आपको एक अनुप्रयोग 100% मिलेगा। आप पिछले जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है आप उनको उठा करके देखिए कि गॉस का अनुप्रयोग हर साल कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात की जाए, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स लिख देता हूं, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इस पूरे को रेस्ट कर देता हूं स्टूडेंट, ठीक है। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पाई बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी पाई। ओके स्टूडेंट, तो डी पाई का मान रख दीजिए आप यहाँ पर, तो पाई बराबर आ जाएगा क्या, डी पाई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। देख मान लीजिए स्टूडेंट हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, या यहाँ पर x की पावर n ले लीजिए आप, x की पावर यहाँ पे क्या दी गई है, x के ऊपर n पावर दी गई। इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है पहले, फिर मैं आपको उसकी इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट क्या होता है, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और उसमें से एक कम हो जाता है, ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे क्या है d/dx, ये x की पावर यहाँ पे क्या दी गई है 5। अब इसके जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो 5 पावर है इसकी, तो ये 5 जो है यहाँ पर क्या आया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसमें 5 में से एक कम हो जाएगी पावर, तो कितना आएगा 5x की पावर 4। नेक्स्ट ऐसी अगला देख लीजिए आप, d/dx और x की पावर कितनी दी गई है, 7 दी गई है। सेम बिल्कुल स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 और x की पावर एक कम हो जाएगी। ये तो होता है स्टूडेंट x की पावर n का
या जितनी भी मैं एक्स की वैल्यू है जो अलजेब्रिक फंक्शन है उनका जो है डिफरेंशिएशन इस तरीके से होगा। ओके स्टूडेंट, अगला देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लिख रहा है। अब जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सबसे मेन चीज ये स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली, डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर वाई और आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये वाई की पावर 2 वाई की पावर 3, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन जो करना है वो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे जो चली हुई है वैल्यू वाई दी हुई है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। सेम स्टूडेंट ऐसे ही हम किसमें करते हैं, जो हमारे पास मतलब जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही होता है स्टूडेंट। अब इंटीग्रेशन के बारे में आप समझ लीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी होते हैं स्टूडेंट उनका समझ लीजिए, जैसे डी अपॉन डी एक्स लिख रहा है और यहाँ पर क्या रहा? साइन आ रहा। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट? कोसेक हो जाएगा। कोस का कितना हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। कोस का कितना हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे कितना लिखा हुआ? कोसेक माइनस का साइन एक्स। अब स्टूडेंट माइनस का क्यों हुआ? जितने भी सी से शुरू होने वाले हैं उन सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का। साइन का कोस हो गया, कोस का माइनस साइन एक्स हो गया, कोसेक एक्स का करेंगे तो माइनस का कोसेक एक्स और कोटेक हो जाएगा। कोस का करेंगे स्टूडेंट तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और सेक का करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक एक्स और टेन एक्स आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इन सब का आप याद रखेंगे, आपको लिखवा दूंगा किसी दिन, एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा गणितीय मतलब जो जितना भी मैथ का यूज हो रहा है फिजिक्स में, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, उसको आपको समझा दूंगा कि कैसे करना होता है। अब फिलहाल में हम इंटीग्रेशन की बात चल रहे थे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन पर आ जाइए आप। डिफरेंशिएशन मैं समझता हूँ तो आपकी समझ में आ गया होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, हम किसके बारे में बात करेंगे? अभी इंटीग्रेशन के बारे में। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं समाकलन। ओके स्टूडेंट, अब समाकलन देखो इंटीग्रेशन के निशान हुई होता है स्टूडेंट, ये पहचाने। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए हम एक्स की पावर एन का आपने डिफरेंशिएशन किया था पहले इंटीग्रेशन निकल लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर भी ये चीज आपको ध्यान देने वाली है, जो डी के साथ में है वही यहाँ पे वेरिएबल और उसी का इंटीग्रेशन होगा, और उसके अलावा कोई होगा तो वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी और वो बाहर ले ली जाएगी। ओके, तो अब एक्स की पावर एन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट क्या होगा? उसमें हम माइनस कर देते पावर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी मतलब एन दिया गया इसमें एक ऊपर ऐड कर देंगे और एक इसके डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स की पावर 2 दी गई है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना, तो क्या हो जाएगी? इसमें एक 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 3, और अपन में भी कितना आ जाएगा? 3। अब स्टूडेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर y दिया गया और इंटीग्रेशन करना हमें किसका? हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? किसके सापेक्ष करना है? x के। तो ये y जो कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी और इसको हम y को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर जब हर मल्टीप्लाई में क्या छुपा हुआ है? यहाँ पर 1, तो 1 का डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे। वहां पर कोई भी हम जैसे कोई भी डिजिट ले रहे थे वहां पर डिफरेंशिएशन में क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। लेकिन यहाँ हम कोई भी डिजिट लेते हैं, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जैसे मान लो 2 को तो 2 बाहर आया था, हम यहाँ पर 1 लिया हुआ है, तो अब x का जो इंटीग्रेशन कर देंगे 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका जो आएगा स्टूडेंट आएगा x आएगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको वो ऐसी ऐसी रहेगी बाहर, उससे कोई मतलब नहीं था, बाहर कर ली थी हमने, और 1 का इंटीग्रेशन हमने x के रिस्पेक्ट में करा तो कितना आ गया? x आ गया। ऐसे स्टूडेंट हमारा हमें किसी के करना है? डी ओमेगा का करना है, तो यहाँ पर 1 तो हाइट है स्टूडेंट, तो डी ओमेगा करेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ओमेगा आएगा। मैं आपको ये चीज बताने जा रहा था, मतलब ये चीज समझाना चाह रहा था कि डी ओमेगा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कितना आएगा? ओमेगा आएगा। ओके स्टूडेंट, मैं समझता हूँ इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ये इंटीग्रेशन के बारे में था, और वो जो समझाया था मैं आपको पीछे डिफरेंशिएशन के बारे में समझाया था। चलिए हम अपनी डेरिवेशन को करते हैं सोल्व। देखिए स्टूडेंट क्या थी, अब स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल क्या है? ओमेगा। तो ओमेगा तो यहाँ पर कहीं कोई है नहीं, यहाँ पर ये तो सारी की सारी वैल्यू जो कांस्टेंट है, आप इसको बाहर कर लीजिए और यहाँ पर क्या रह गया? ओनली डी ओमेगा रह गया। कह सकते हो कि यहाँ पर 1 हाइट में, मतलब हाइट है यहाँ पर, तो 1 छुपा हुआ है यहाँ पर, तो इसको 1 को जो इंटीग्रेशन होगा वो ओमेगा के रेस्पेक्ट में होगा। कितना आ जाएगा? ये डी ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? फाई की। सेलेक्ट की संख्या निकल कर आ रही है स्टूडेंट। तो अब मैंने आपको स्टूडेंट ये भी बताया था कि जब मैं फंक्शन कॉल के बारे में बता रहा था, चूंकि ओमेगा का मान जो होता है वो 4 पाई के बराबर होता है ओमेगा का मान, तो इसलिए जो फ्लक्स निकल कर आएंगे निकाला वैद्युत फ्लक्स पाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना आ गया? 4 पाई। 4 पाई से स्टूडेंट 4 पाई कैंसिल हो गया, और जो फ्लक्स निकल कर आया क्या है? पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई निकल कर आ गया वैद्युत फ्लक्स पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मात्रक की बात किया स्टूडेंट तो वो न्यूटन मीटर स्क्वायर फीट की क्लास।
ये इसका मात्रक होगा। ठीक है फ्रेंड, आज की हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म कर दें। कल हम जो मैं आपको कराने वाला हूँ गॉस के अनुप्रयोग कराने वाला हूँ। मैंने आपको इस वीडियो में चैप्टर का बेस और घनकोण के बारे मतलब वैद्युत और घनकोण के बारे में और गॉस की प्रमेय के बारे में समझाया स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट मेरी ये वीडियो मतलब मेरी ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट और वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।